की खबर के बाद एक बार फिर से तुर्की की खबर पर लौटेंगे। तुर्की में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी निंदा तो हो ही रही है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में चिंता भी इस बात की है। यहाँ रक्षा कंपनी पर यह हमला हुआ है, अंकारा में यह हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग जख्मी हो गए हैं। धमाके से दहल गई है ये रक्षा कंपनी टुसस, जहां पर आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बनाया। हालांकि सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। लड़ाकू विमान बनाने वाली ये कंपनी है जहां पर यह हमला हुआ है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बख्शी सर, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से तुर्की में अंकारा में यह आतंकी हमला हुआ है, मुंबई में हुआ आतंकी हमले की याद दिला रहा है। न सिर्फ बॉम्ब विस्फोट हुआ बल्कि यहाँ फायरिंग हुई, लोगों को बंधक बना लिया गया। क्या लगता है आपको, किस तरीके से यहाँ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अब इंटरनेशनल स्तर पर अलग अलग देशों को होनी चाहिए? हालांकि बदला ले लिया है, सीरिया इराक पर हमले की खबर है। थैंक यू वेरी मच रचना जी। ये जो हमला हुआ है ये बड़ी पुरानी बात है। ये गेम जो है ना तुर्की का कुर्द के साथ में, जो इराक और सीरिया में इनके ठिकाने हैं, ये अभी की बात नहीं है, ये बड़ी पुराना खेल है। और ये है किस तरीके से मेन डिवीजन, मेन तो है इस्लाम को क्रिएट किया टू डिवाइड फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, पर इस्लाम में भी क्रिएशंस हैं और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली डिवाइड करते हैं। एंड ये डिवीजन का फायदा और नुकसान बहुत है और ये आप देख रहे हैं। तो तुर्की और कुर्द का लड़ाई चल रही है। दूसरी बात है, तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत सामान बना रही है, एम्यूनिशन, खासकर ड्रोन्स वो बना रही है। वो उससे ये कुर्दिश ठिकानों का पे हमला करते हैं। तो ये पहले कुर्दिश और जगह हमला करते थे, अब इन्होंने ये एग्जीबिशन का और ये एविएशन स्टॉल्स के पे हमला शुरू कर दिया है और उसके ऊपर हमला वहां शुरू हो गया है। तो ये गेम चलता रहेगा ये। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितनी भी डिविजन कर, चाहे एक फैक्शन बना दे रेडिकल इस्लाम का या रेडिकल हिंदू, रेडिकल क्रिश्चियन, कोई भी रेडिकल का एक फैक्शन बना दे, वो दुनिया में लड़ाई शुरू कर देंगे। तो ये इनका ये रहने का तरीका है, यही उनकी सोच है, यही फिलॉसफी है। तो ये, और जो तुर्की करता आ रहा है, वो इस संगठन का लीडर बनना चाहता था, उसको भी सबक मिल रहे हैं। अब उसको पता चल रहा है व्हाट इज रेडिकल इस्लाम, उसका मतलब क्या होता है। तो आप आग से खेलेंगे तो उंगलियां तो जलेंगी। तो ये तुर्की को भी हो रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुर्की इसको संभाल लेगा, ये लड़ाई होती रहेगी। और इसका, हाँ, एक बात बहुत जरूरी है ये सुनने की, जब ये फैक्शन आपस में लड़ते हैं तो फिर ये ज्यूस को और क्रिश्चियंस को भूल जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। जब इनको होश ठिकाने आते हैं फिर ये शुरू कर देते हैं। तो अभी टाइम की बात है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। बख्शी सर, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया और आपने ये भी कह दिया कि तुर्की में जिस तरीके से अटैक हुआ है ये नया नहीं है। 2015 से लेकर अब तक हमने भी कुछ और ये बहुत जल्दी जल्दी अटैक्स हुए हैं। कुछ महीनों में ये जिस तरीके से बड़े धमाके हुए हैं उसमें बड़ा नुकसान भी हुआ है, बड़े लोगों की जान भी गई है, यानी कि वो संख्या बहुत लार्ज स्केल पर है। अभी तो ये धमाका जिसमें 5 लोगों की मौत की ही खबर है, लेकिन ये बार बार अटैक होना, जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद बढ़ रहा है, अभी जो जानकारी आईएसआईएल या फिर पीकेके पर इसका शक जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या, मैं ऐसे भी इंटरनेशनल लेवल पर पूछूंगी, अलग अलग देशों के लिहाज से, क्या आतंकवाद का कोई परमानेंट पक्का सोल्यूशन है क्या? आतंकवाद का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने आप को धोखा दिया कि आतंक का कोई रिलीजन नहीं होता। ये बकवास जब करी तो लोगों को सहारा मिल गया। जो आतंकवादी का रिलीजन होता है वो आतंक का रिलीजन होता है। और बेसिकली जो रिलीजन की क्रिएशन है, रिलीजन की कोई एक की बात नहीं कर रहा, वो जो क्रिएशन होती है रिलीजन की, वो मेंटली डिवाइड करने के लिए होती है कि हम आपसे फर्क है, ये प्रॉब्लम आती है। और इसलिए हम आपसे फर्क है तो जर और जमीन पे हमारा कब्जा होना चाहिए, ये है फिलॉसफी। तो इनकी आपस में, चाहे इराक में खुद में हो, चाहे किसी भी बॉर्डर, ईरान के बॉर्डर में, हर जगह ये जर और जमीन को काबू में करने के लिए रिलीजन का सहारा लेते हैं। और
दूसरी बात है, तुर्की से ये खफा है। क्यों? तुर्की नेटो ज्वाइन कर रही है, यूरोपियन यूनियन की मांग कर रही है। अब इनको पिस्सू ये पड़ रहे हैं कि अब इनका क्रिश्चियन लोगों से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा, क्योंकि तुर्की अब जाके उनकी झोली में बैठ जाएगा। तो वो ये चाहते नहीं है, और तुर्की अपने आप को इस्लाम का लीडर बनाना चाहता है, ईरान से टक्कर ले रहा है। तो ये जो ईरान की जो सहानुभूति वाली पार्टियां हैं, वो हमला करवा सकता है, दूसरे लोग करवा सकते हैं। मतलब ये एक पॉलिटिकल वेपन है विच इज एक्चुअली आर्म्ड विद वेपन्स। ये इसका इस्तेमाल होता ही जाएगा, और आप देखेंगे ये चलता रहेगा, क्योंकि तुर्की ने क्रिश्चियन कम्युनिटी में ज्वाइन कर रहा है, अपने आप को यूरोपियन समझता है, और नेटो ज्वाइन कर रहा है। नेटो में है, पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है। यहां पे उसको प्रॉब्लम आ रही है। आपने कहा कि प्रॉब्लम तो है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में बताया कि तुर्की में अंकारा में ये बड़ा धमाका हुआ, 26/11 की तर्ज पर ये हमला हुआ, 5 की जान जा चुकी है, 22 अभी भी जख्मी है, हो सकता है ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ भी जाए। और तुर्की ने कुछ ही घंटों बाद इस पर कह सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई भी कर दी है। सीरिया और इराक पर एक के बाद एक धमाके किए, 32 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दावा है। लेकिन प्रफुल्ल सर, क्या ये सिलसिला यहाँ पर रुक जाएगा? क्या वार पलटवार में आगे भी इस तरह के धमाके नहीं होंगे, जो कि अभी 2015 से लेकर अब तक का डेटा भी हमने सामने रखा है, कुछ कुछ महीनों पर ये बड़े धमाके हुए हैं? ये तो 2015 का डेटा आपने रखा है, उससे पहले की बात चल रही है। हाँ। ये तो बड़ी पुरानी गेम है इनकी। ये तो आंकड़ा जमा करवाने वालों ने जब से काम शुरू किया है, हम तब से उसकी डेडलाइन बना देते हैं। तो ये तो बड़ी पुरानी बात है, और इनकी चलती रहेगी। हमको ये देखना है कि हमारी नीति क्या है। इस समय आप देख रहे हैं जिस तरह भारत की लीडरशिप उभर रही है। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। वो किसी फैक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी रिलीजियस रेडिकलिज्म या रिलीजियस डिवाइड को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर रहा है। जब तक हम ये ना कहें, और ये इंडिया की जो लीडरशिप की जो 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 जो, जो एग्जाम्पल बनी है, वो एब्सोल्युटली जिसको अद्वितीय है, वो अब सब उसको नोट कर रहे हैं। कल रात को मैं एक नाइजीरियन से बात कर रहा था, इथोपियन से बात कर रहा था, वो एग्जैक्टली यही बोल रहे थे कि इंडिया इज अ वंडरफुल कंट्री, इज अ वंडरफुल पॉलिटिकल थॉट, वी हैव नेवर इमेजिन्ड इट कैन डू लाइक दिस। ये लोगों की धारणा आ रही है। अब मैं इसको आपको बता दूं कि ये जो तुर्की का जो मामला है, ये अपने आप सुलझाएंगे। इनको अब मार पड़ेगी और अपने आप सुलझाएंगे। और नेटो के अंदर भी फैक्शंस है जो नहीं चाहते कि तुर्की उनका मेंबर बने, तो वो भी है गेम। तो सारे गेम्स हैं, और सबसे ज्यादा मार कहां पड़ती है? जब आपकी आर्मामेंट इंडस्ट्री पे वहां पे मार पड़ती है, क्योंकि वो सबसे महंगी है। इसको सबको अब तुर्की को ये प्रॉब्लम आ रही है। तुर्की काफी एडवांस कर गया है एम्यूनिशन एंड आर्म्स में, ये इसमें दो राय नहीं है। तो यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। हाँ, और ये आपका अनुमान कि लंबे वक्त से ये होता आ रहा है, आगे भी होगा, और आतंक का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जो कि चिंता की बात है, खासकर उन देशों में जहां पर आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर आतंकी हमले हो रहे हैं। यानी कि चिंता अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनी हुई रहेगी, इस तरह की आशंका है। प्रफुल्ल बख्शी सर, आपने इंडिया न्यूज को वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, अपना इसको लेकर व्यू साझा किया, दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने